छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ी है, ठिठुरन बढ़ी है और शीतलहर के असर दिखने को मिल रहा है। अलर्ट भी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा जारी, जहां पर 6 डिग्री से नीचे पारा पहुंचा है। लोग यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं और अंबिकापुर में रात का तापमान 6.9 डिग्री से नीचे रहा और दुर्ग प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा है। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर का भी अलर्ट है, शीतलहर चल रही है जिससे मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के तमाम जिले जो है प्रभावित हुए हैं और 6 डिग्री से नीचे यहां पर पारा पहुंचा है। लोग यहां अलाव का सहारा ले रहे हैं और पूरे अपने ढक ओढ़कर घर से निकल रहे हैं। अंबिकापुर में रात का तापमान 6.9 डिग्री से नीचे रहा और दुर्ग प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा है। और दुर्ग में मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिली है, जहां पर तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया और कई जगहों पर यहां पर जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक कम हुआ है और आने वाले दिनों में भी यहां पर ठंड बढ़ने के आसार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर में भी यहां ठंड का असर देखने को मिला है। सरगुजा इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ी है और कई इलाकों में यहां बर्फ तक जमी है। लोग ठंड से कांपते हुए नजर आए। रात का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच आया है। बलरामपुर सरगुजा जिले के पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन जगहों पर बर्फ जमी हुई है। जो जमीन पर घास और पौधे लगे रहते हैं उनके ऊपर यहाँ पर बर्फ की छोटी सी पतली सी परत देखने को मिली है। भूसे के ऊपर ये परत देखने को मिल रही है। सफेद चादर सी नजर आई है यहाँ पर सड़कों के पास। लोगों के लिए यहाँ पर अलाव ही एकमात्र सहारा बचा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी कड़ाके की ठंड अंबिकापुर में पड़ रही है। सरगुजा इलाके से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर कई इलाकों में बर्फ जमी है। लोग ठंड से कांपते हुए नजर आ रहे हैं और रात का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच गया था। बलरामपुर सरगुजा जिले के पहाड़ी इलाकों की ये तस्वीर है जहां पर बर्फ जमी है और लोगों के लिए एकमात्र सहारा अब अलाव ही रह गया है। तो ये मेरे साथ यहां पर खोमन साहू और दिलीप जायसवाल यहां पर लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, सबसे पहले आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं कि किस तरह का ठंड का दौर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है और क्या तापमान है वहां पर? देखिए, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है चिरायु और जो तापमान की अगर बात की जाए तो 13 से 15 डिग्री तक पहुंच गया है, क्योंकि राजधानी रायपुर में तो थोड़ा कम ही ठंड पड़ रहा है। आसपास जो इलाके हैं, जो गांव का इलाका है, वहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गांव में अलाव जलाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इसी तरीके का मौसम, इससे ज़्यादा ठंड पड़ने का आसार जो है मौसम विभाग ने जताया है। खासकर जो दुर्ग संभाग है, इसके अलावा बिलासपुर संभाग है और रायपुर संभाग है, जो मैदानी इलाकों का संभाग है, उसमें आने वाले दिनों में इसी तरीके की ठंड पड़ने वाली है। हालांकि कलेक्टर ने अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं किया है अलाव जलाने के लिए। नगर निगम ये जानकारी दे सकता है आने वाले दिनों में निर्देश दे सकता है कि जगह जगह पर, चौक चौराहों पर अलाव जलाया जाए। फिलहाल बहुत ठंड छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। जी खोमन, इसी के साथ आप भी वहां पर अपना ध्यान रखें और इसके साथ साथ दिलीप का रुख करते हैं। दिलीप, यहाँ किस तरह की ठंड के आसार देखने को मिले हैं और सूरजपुर में किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और लोग किस तरह से यहाँ पर बचाव कर रहे हैं? देखिए, चिरायु को बता दूं कि जो सरगुजा संभाग है, यहाँ का जो ठंड है पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक होता है। लोग ठंड की वजह से परेशान होते हैं और पिछले 2-4 दिनों से ठंड काफी बढ़ गया है और उसके बाद लोगों को अलाव ही एक सहारा है। लोगों को जो डॉक्टर से वो सलाह दे रहे हैं कि आप घरों से बाहर न निकलें। अभी देखिए सुबह हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जो ठंड की वजह से लोग अपने घरों में ही दुबके हुए हैं, क्योंकि ठंड बहुत अधिक है। लेकिन आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। इधर थोड़ा दिखाइए रवि, दिखाइए इधर किस तरीके से ठंड है। चारों तरफ ठंड की स्थिति बनी हुई है और लोग ठंड की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। और देखिए किस तरीके से यहाँ जो पुआल है, मैं अभी खेत पहुंचा हुआ हूँ, या पुआल को देखिए किस तरीके से यहाँ पे सफेद जो बर्फ की चादर है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जम चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग इलाकों में ऐसी तस्वीरें देखने को सामने आ रही है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि हमेशा जब सरगुजा में जब दिसंबर का महीना शुरू होता है 15 जनवरी तक इसी तरीके से ठंड पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो किसान है, उनको जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप अपने फसलों की रखवाली करें, फसलों में अलग अलग तरीके से आप ट्रीटमेंट करें ताकि जो सब्जी वर्गीय जो फसल है उनकी सुरक्षा की जा सके। यही वजह है कि इन दिनों बाजार में सब्जियों की उपलब्धता कम हो गई है और बाजार में सब्जियों का भी रेट बढ़ चुका है। तो तमाम इसका असर पड़ रहा है, अलग अलग सेक्टर पर भी
भी असर पड़ रहा है। जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, वो भी घरों से अपने नहीं निकल पा रहे हैं। और बच्चों को जो स्कूलों का जो टाइमिंग है, हालांकि उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये देखा जा रहा है कि बच्चे स्कूल पर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चों की स्वास्थ्य खराब हो रही है, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। तो ये पूरा स्थिति आजकल जो सरगुजा का जो ठंड है उसको देखने को मिल रहा है। सरगुजा का जो मेन पार्ट है, सामरी पार्ट है, जो अलग अलग जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बर्फ आने वाले दिनों में और अधिक पड़ सकता है। और यही वजह है कि जो जंगली जानवर हैं, जो अलग अलग पार्क में रखे गए हैं, उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहाँ भी उनको गर्म हवा देने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि जो जंगली जानवर हैं, और चाहे जो प्रशासन ने यहाँ पर किस उन्हें भी तरह से सुरक्षित रखा गाइडलाइंस जाए। जारी की हुई हैं और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ सतर्कता बनाए रखने के लिए कहा गया है, इस पर भी बताइए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि आप बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। सुबह स्कूल अगर जा रहे हैं बच्चों तो उनको पूरी तरीके से टोपी स्वेटर पहना कर भेजें। स्कूलों ने इसके लिए स्पेशल आदेश जारी किए हुए हैं। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके तरफ से जारी किया गया है कि जो भी स्कूल में अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है तो तत्काल उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाता है। जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें परेशान होना पड़ता है। ये तमाम स्थिति ना बने, इसलिए सारे आदेश जारी किए गए हैं। जी दिलीप, यहाँ पर जो है वाकई काफ़ी ठंड, और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी तेज़ कड़ाके की ठंड यहाँ पे पड़ रही है। और इसी के साथ हमारे साथ अश्विनी मालाकर जुड़ चुके हैं रायगढ़ से। अश्विनी, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है रायगढ़ से, क्या तापमान है और लोग वहाँ पर किस तरह से ठंड से बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तो तापमान है वो 11 डिग्री तक पहुंच चुका है और शीतलहर है उसका जैसा रायगढ़ में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद लोग हैं अब आग का भी सहारा दे रहे हैं। चौक चौराहे में तस्वीर देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, वो लोग भी चाय के साथ आग का सहारा ले रहे थे। मैडम, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, ठंड कितनी बढ़ गई रायगढ़ में, बताएंगे? और अब ठंड का मतलब बता दीजिए। ये बताइए, ठंड कितना बढ़ गया, कितना प्रभाव पड़ रहा है ठंड के कारण? ठंडी बढ़ गया, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आग जला के अपनी कर रहे हैं। देखिए, और भी लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। भैया बताइए, ठंड कितना बढ़ गया, कितना इस बार बढ़ा है रायगढ़ में? बहुत ठंडा बढ़ गया, 70%। आग का सहारा आग का सहारा लेना पड़ रहा है। स्कूल के समय पर अश्विनी, एक चीज़ आप ही खुद जानकारी दीजिए यहाँ पर कि किस तरह की स्थिति है, कितना तापमान कम हुआ और पिछले सालों की अपेक्षा इस साल क्या ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल की बात करें तो इस बार ठंड है वो धीरे से बढ़ाएगा। एक तो ठंड नहीं बढ़ा, लेकिन जो पारा में गिरावट आई है, तो आज की बात करें तो 11 डिग्री तक जो पारा है वो गिर चुका है। शीतलहर काफी तेजी से चल रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो बच्चों के स्कूल जाने के समय उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। जो क्योंकि कई बच्चों की स्कूल 6 बजे से बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं, तो उन बच्चों के स्कूल के समय में परिवर्तन करने का जो समय है वो आ गया है, क्योंकि ठंड बढ़ गई। कहीं ना कहीं इसका असर जो है बच्चों को भी दिखने को मिलेगा। जी अश्विनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही कुमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर खबर सामने आ रही है। नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक आज होने जा रही है। रायपुर के राजीव भवन में दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिजली बिल और जमीन गाइडलाइंस पर रणनीति बनाते हुए यहां पर कार्यकर्ता नजर आएंगे। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी, फोकस किया जाएगा यहां पर कुछ मुद्दों पर। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्षों की आज बैठक होगी। रायपुर के राजीव भवन में दोपहर 2 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल होंगे, अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और इस बैठक में मेन फोकस बिजली बिल और जमीन गाइडलाइंस पर रहेगा, और इसी के साथ बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां अग्रवाल सिंधी समाज पर टिप्पणी के मामले में अमित बघेल 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। मां के अंतिम संस्कार में आज शामिल होने के लिए पुलिस कस्टडी में ही यहां जाएंगे अमित बघेल। और शुक्रवार को अमित बघेल ने सरेंडर किया था, और सरेंडर करने से पहले ही अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपको बता दें कि बीते दिनों अग्रवाल सिंधी समाज पर टिप्पणी के मामले के बाद से ही अमित बघेल फरार थे, जिसके बाद अब जाकर उन्हें शुक्रवार के दिन गिरफ्तार किया गया है। ये बात सामने आई है उनके समर्थकों द्वारा कि अमित बघेल यहां सरेंडर करने के लिए पुलिस थाने आ रहे थे, लेकिन सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने अमित बघेल को दबोच लिया और साथ ही 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भी लिया है। हालांकि ये बात सामने आई है कि मां के अंतिम संस्कार में आज
उनको जाने के लिए मिलेगा और पुलिस कस्टडी में अंतिम संस्कार में शामिल होंगे अमित बघेल। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ खोमन जुड़ चुके हैं। खोमन, अग्रवाल सिंधी समाज पर टिप्पणी मामले में 26 दिन की फरारी के बाद अब अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन की न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए चिरायू, 3 दिन के रिमांड में पुलिस ने लिया है। पुलिस पूछताछ करेगी क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलावा अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन फिलहाल आज उनकी मां का अंतिम संस्कार होना है। पुलिस कस्टडी में अमित बघेल अपने गांव जाएंगे। गांव जाने के बाद मां के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। पूरा कार्यक्रम करने के बाद वो फिर से जो है 3 दिन की जो चूंकि पुलिस ने रिमांड लिया है तो पुलिस के रिमांड में आएंगे। पुलिस के रिमांड में आने के बाद उनसे पूछताछ होगी। कल जिस तरीके से तस्वीर सामने आई थी, काफ़ी धक्का मुक्की पुलिस और जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के समर्थक है उनके बीच देखने को मिला था। हालांकि कोर्ट भी गए, उस दौरान भी काफ़ी भीड़ देखने को मिली। आने वाले दिनों में और किस तरीके से पुलिस जांच करती, चूंकि पूरे अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 12 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किया गया है। ये तो आने वाले दिनों में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी, चूंकि 3 दिनों की रिमांड में पुलिस ने उनको लिया है और काफ़ी भावुक भी कल नज़र आ रहे थे जब मीडिया से उन्होंने बातचीत कहा कि मां के अंतिम संस्कार में नहीं जा पा रहा हूं। हालांकि गृह मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने एक साफ कह दिया है कि मां के अंतिम संस्कार में उनको साफ तौर पर जाने दिया जाएगा। आज चूंकि अंतिम संस्कार होना है, दोपहर करीब 12 बजे उस अंतिम संस्कार में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी खोमन, ये बेहद ही संवेदनशील मामला था जिस पर अब आज तो नहीं लेकिन आने वाले दिनों में कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही इस मामले में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की टिप्पणी यहाँ पर सामने आई थी और जिस तरह से यहाँ पर जो स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई थी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। जहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने के ठीक बाहर सरेंडर करने जब अमित बघेल पहुंचे तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं कोर्ट ने अमित बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और वहीं पुलिस कस्टडी में वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। इस भीड़ में एक शख्स है, नाम है अमित बघेल। यूं तो ये छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इन पर आरोप है इन्होंने महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामला गरमाया और जनाब फरार हो गए। 26 दिन से गायब थे। आज देवेंद्र नगर पुलिस थाने में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन थाने के बाहर ही पुलिस ने अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता उनके बीच में झूमा झटकी जो है वो देखने को मिल रही होगी। पुलिस उनको हिरासत में लेने का प्रयास कर रही थी। पुलिस बल और समर्थकों के बीच झूमा झटकी भी देखने को मिली। भारी सुरक्षा के बीच अमित बघेल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने अमित बघेल को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस दौरान एक दुखद खबर भी सामने आई। अमित बघेल की मां सरस्वती बघेल का निधन हो गया। ऐसे में कोर्ट ने अमित बघेल को मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति भी दी है। जेनिफर लकड़ा की कोर्ट का फैसला आ चुका है और फैसला इस प्रकार है, 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर जो है वो अमित बघेल रहने वाले हैं। इसके लिए राहत तो कोर्ट की तरफ से दी गई है और यही आवेदन जो है वो लगाया गया था। आवेदन में साफ तौर पे ये कहा गया था कि मां की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए वो जाना चाहते हैं और इसके लिए वो राहत दी जाए। तो जिसके बाद जो कस्टडी में है, कस्टडी के साथ में ही पुलिस ने जो है वो माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट ने मंजूरी दी है। और हालांकि अमित बघेल पुलिस कस्टडी के साथ ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अब ये पूरा विवाद क्या था, ये भी जान लीजिए। 23 अक्टूबर को रायपुर के वीआईपी चौक पर मौजूद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ की गई थी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का विरोध लगातार जारी रहा। इस दौरान अमित बघेल ने सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल और अग्रसेन महाराज पर विवादित टिप्पणी की थी। अमित बघेल के सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के इष्ट देवताओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद देश भर में बवाल मच गया। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में अमित बघेल पर 12 एफआईआर दर्ज किए गए और अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। जब प्रशासन का दबाव बढ़ा तो अमित बघेल फरार हो गए और 26 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते, खबर रायपुर से है, जहां ट्रैफिक समस्या से अब निजात मिलने जा रहा है रायपुर वासियों को। जहां रायपुर जी रोड पर
4 लेन फ्लाईओवर बनने जा रहा है। फ्लाईओवर के जरिए शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने निर्देश दिए हैं कि अगले बजट 2026-27 में फ्लाईओवर का प्रस्ताव शामिल किया जाएगा और इसको मंजूरी भी मिल सकती है, जिसके बाद रायपुर शहर की ट्रैफिक समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। रायपुर जी रोड पर ये 4 लेन फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा और जिस तरह से ट्रैफिक का जाम लग जाता है इस इलाके में, उससे अब यहाँ लोगों को ये निजात मिलेगा। फ्लाईओवर के जरिए शहर की यातायात व्यवस्था जो है वो और सुचारू रूप से चलेगी और डिप्टी सीएम अरुण साव ने निर्देश दिया है कि अगले बजट यानी 2026-27 के बजट में फ्लाईओवर प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर सख्ती से है, जहां पर लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रोककर 3 युवकों को पकड़ा और सरकारी जमीन से काटी गई कोहा की लकड़ी को यहां पर बरामद किया है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर सहित आरोपियों को पुलिस के हवाले भी किया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है सख्ती से, जहां पर लकड़ी की तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों ने अपने हाथ में मोर्चा लिया और ट्रैक्टर रोककर यहां 3 युवकों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद इन तीनों युवकों को पुलिस के हवाले किया। साथ ही इनके पास से सरकारी जमीन से काटी गई कोहा की लकड़ी भी बरामद की गई है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर सहित आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। तस्वीरें सामने आई, अब मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। चलिए आगे बढ़ते, खबर कोरिया से है, जहां पर कोरिया के बैकुंठपुर में चलती गाड़ी में आग लग गई और मिनटों में कार जलकर खाक हो गई। तस्वीरें सामने आई जिसमें कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। हादसे में सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। मौके पर उन्होंने फौरन कार से कूदकर बाहर अपनी जान बचाई। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और स्थिति को अपनी मशक्कत से यहां पर आग पर काबू पाया। बैकुंठपुर के मल्हरपारा की यह घटना बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर बिलासपुर में जन्मदिन मनाने के लिए रसूखदार युवकों ने एक समूह ने यहां नेशनल हाईवे पर 3 गाड़ियां रोककर सड़क को जाम कर दिया और कार के बोनट पर केक रखकर बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू किया और केक काटने से पहले युवकों ने जमकर आतिशबाजी भी की। और रात में गश्त के दौरान पुलिस पेट्रोलिंग टीम को इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यहां दर्जन भर से अधिक युवकों को दौड़ा कर पकड़ा। पुलिस अब इस मामले में इन सभी युवकों से पूछताछ कर रही है कि ये सेलिब्रेशन किसका हो रहा था, जिसमें ये बात सामने आई कि सुजल देवांगन नाम के युवक का यहां जन्मदिन था, जिसके सेलिब्रेशन के लिए ये सभी युवक यहां एकत्रित हुए थे और हुड़दंग कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए खमारडीह स्थित ग्वाला रेस्टोरेंट में कार्रवाई की। राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां ग्वाला रेस्टोरेंट पर 16 लाख का टैक्स बकाया था, जिसके बाद ये भी बात सामने आई कि इधर की किचन में भी तमाम अनियमितता देखने को मिली। किचन की सफाई का भी यहाँ पर टीम ने जायजा लिया। तस्वीरें सामने आई तो नगर निगम की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए खमारडीह स्थित ग्वाला रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की, जिस पर 16 लाख का टैक्स बकाया था। अब मामले में जांच जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां आलीराजपुर में ऑपरेशन हेलो के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है और पुलिस ने करीब 8,97,000 रुपए की 69 गुम मोबाइलों को वापस लौटाया है। आलीराजपुर पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल के मार्गदर्शन में ऑपरेशन हेलो के तहत साइबर सेल की टीम ने यहां पर तकनीकी विश्लेषण करते हुए ट्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के कुल 69 मोबाइल फोन बरामद किए। वहीं पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो तुरंत यहां साइबर सेल में कंप्लेन की जाए, नजदीकी पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई जाए और इससे उनकी ही मदद की जाएगी, जिससे जितनी जल्द से जल्द वो फोन की एफआईआर दर्ज कराएंगे उतनी जल्द ही उनके फोन मिलने की उम्मीद रहेगी। इससे लगातार ये अभियान चल रहा है जिले में, जिसमें कि जो मोबाइलें गुम हो जाती हैं उसको हम लोग ट्रेस करने का प्रयास साइबर सेल के माध्यम से करते हैं। और आज खुशी की बात है कि 69 मोबाइल जो है, जो एक साल पहले भी कुछ मोबाइल से गुम हुए थे, उनको हम लोग ट्रेस कर पाए और अभी आज सबको हम उसको सौंप रहे हैं, उसकी मोबाइल की हम जो है सौंप रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंडिगो की एक दिन में 1000 उड़ानें रद्द की गई हैं। 4 दिनों की बात की जाए तो 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। देश भर में 3 लाख से अधिक यात्री इससे प्रभावित हुए हैं। दूसरी एयरलाइंस ने यहां किराया 10 गुना कर दिया, जिससे यात्रियों के लिए दूसरी एयरलाइंस में टिकट बुक करके जाना जो है वो अब महंगा सौदा बन गया है। जो टिकट 2000 की थी अब वो 40,000 की मिल रही है। माफ कीजिए, जो टिकट यहां पे 5000 की थी वो 40,000 की मिल रही है।
मध्य प्रदेश में भी इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हुई है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में ज्यादा असर देखने को मिला है। रायपुर में भी इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, जहां पर सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो इंडिगो एयरलाइंस के उड़ानें प्रभावित होने से तकरीबन हजारों यात्रियों को यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ा। 4 दिनों में अब तक 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और 3 लाख से अधिक यात्री यहां पर प्रभावित हुए, जो या तो किसी अन्य माध्यम से जाने के लिए मजबूर रहे, ट्रेनों का सहारा लेते हुए नजर आए, या फिर वो इंतजार करते ही रहे एयरपोर्ट पर। तो देश भर में फ्लाइट्स के कैंसिल होने से अफरा तफरी का माहौल बच चुका है और रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर भी यही हाल रहा। लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी फ्लाइट्स का इंतजार करते रहे, परेशान होते नजर आए। इंडिगो के कर्मचारी किसी तरह के सहयोग में यहां पर नहीं दिखे, जहां पर ना ही वो ये बता पा रहे थे कि फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई है या ये बता पा रहे थे कि फ्लाइट्स कब आएंगी। तो यहाँ पर इंडिगो की तरफ से भी किसी भी प्रकार की, उनके कर्मचारियों की तरफ से मदद नहीं देखने को मिली और इस समय किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ यात्री परेशान होते हुए नजर आए। और इस स्थिति का जायजा हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने मौके पर पहुंच कर लिया। आइए आपको दिखाते हैं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से देश भर में हड़कंप मच चुका है और अभी इस समय मैं रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे में हूं और देखिए अभी भी यहां पर इंडिगो की फ्लाइट के लिए लगातार लाइन लगे हुए हैं। लोग परेशान हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और इन्हें प्रॉपर अपडेट भी नहीं मिल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हुई है या नहीं। आप बताइए कि क्या क्या परेशानी हो रही है और कब पता चला कि आपको फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है? नहीं, फ़्लाइट कैंसिल हुई ये तो अभी तक कहीं इंटीमेशन है ही नहीं। ऑनलाइन तो अभी भी यही दिखा रहे हैं कि फ़्लाइट अभी भी ऑन टाइम है, शेड्यूल्ड है। मैम क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब पता चला कि फ़्लाइट आपको नहीं मिल रही है? मेरे को तो नहीं पता चला बिकॉज ऑब्वियसली मतलब एजेंसी ने बुक किया था टिकट हमारी, बट जब मैं एयरपोर्ट आई सुबह 7 बजे तब मुझे पता चलता है कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर उन्हें 7 बजे से एयरपोर्ट में है और अभी रात में 8:30 हो रही है, 12 घंटे से वेट कर रहे हैं। यस, आई हैव बीन वेटिंग और मेरा शो है आज का एज वी टॉक। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि कितने का नुकसान होगा अप्रॉक्सीमेटली? अगर अप्रॉक्सीमेटली ट्रैवल वगैरह सब मेरी फीस वगैरह इंक्लूड करके कम से कम 3-3.5 लाख। 3 लाख 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए एक फ्लाइट अगर कैंसिल होती है तो लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है और ये जो इंडिगो के बैठे हैं लोग ये प्रॉपर अपडेट भी नहीं दे पा रहे हैं। भैया आपकी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है क्या? जी कैंसिल हो गई है। कब से आप लोग वेट कर रहे हैं? अभी हो गया 2-2.5 घंटे। पता चला था आपको कि कैंसिल हो चुकी है फ्लाइट? नहीं, पता नहीं चला था। यहीं आगे एयरपोर्ट आने के बाद पता लगा कि रद्द हो गया सारी फ्लाइट। देखिए लोग परेशान तो हैं क्योंकि सुबह से इंतजार कर रहे हैं और कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भैया कब से इंतजार कर रहे हैं? हमने वेब चेक इन किया हुआ है, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे को, हमारे कोई मैसेज भी नहीं है, कोई मेल भी नहीं है हमारे को, और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि फ़्लाइट हमारी रद्द है। कितने टाइम की फ्लाइट थी और कब से वेट कर रहे हैं आप? मैं आई हूँ 7 o'clock को। अभी तक कोई अपडेट नहीं? कुछ भी अपडेट नहीं। अभी वो कैंसिल के लिए भी उनके पास 8 को रीशेड्यूल कर रहे बोल रहे। 8 को भी इनके पास एश्योरेंस नहीं है कि वो उड़ेगा फ्लाइट कि नहीं उड़ेगा। ये स्थिति है, मैं आपको लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ। लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं और कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या अपडेट है, फ्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। और इस तरीके से लोग लगातार सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण कुछ भी कहा नहीं जा सक रहा है, कोई भी इनके लिए व्यवस्थाएं नहीं है। और इंडिगो के सिर्फ 1 या 2 कर्मचारी हैं जो सिर्फ यही बोल रहे हैं वेट करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्थिति बनी हुई है रायपुर एयरपोर्ट में, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भरद्वाज के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़ रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सूरजपुर में धान की अवैध खरीदी पर छापा देखने को मिला है। प्रशासन की अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध परिवहन करते हुए 200 बोरी धान यहां जब्त हुई है। दुकान और गोदाम से 309 बोरी धान की जब्त की गई है। लटोरी, करवा और प्रतापपुर में ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ कई 100 बोरियां जब्त की हैं और बिचौलियों के बीच इस कार्रवाई के बाद हड़कंप देखने को मिला। तो सूरजपुर में धान की अवैध खरीदी पर छापा मारते हुए प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की और अवैध परिवहन करते हुए 200 बोरी धान की जब्त की गई है। साथ ही दुकान और गोदाम से 309 बोरी धान बरामद की गई है। लटोरी, करवा और प्रतापपुर में ये छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है और प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद बिचौलियों में हड़कंप मच गया। चलिए आगे बढ़ते, खबर सूरजपुर से है, जहां झाड़ फूक के बहाने अनाचार का मामला सामने आया था, जिसमें नाबालिग के उत्पीड़न मामले में आरोपी को अब सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने यहां पर 5 साल की कारावास की सजा दी है। आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि सूरजपुर से मामला सामने आया था, जहां पर झाड़ फूक के बहाने यहां पर इस युवक ने एक नाबालिग के साथ अनाचार किया था।
गलत हरकतें की थी, जिसके बाद इस मामले में नाबालिग की शिकायत की और नाबालिग के उत्पीड़न के इस मामले में आरोपी को अब सजा सुनाई गई है। उसको 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिस पर अब ये सजा सुनाई गई है। तो खबर रायगढ़ से है, जहां जन सुनवाई के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन दिया। पिछले 15 घंटों से ग्रामीणों का यह धरना प्रदर्शन जारी है। कड़कड़ाटी ठंड में भी यहां पर रात भर से ग्रामीण डटे रहे। धरना स्थल के पास ग्रामीण रात भर से यहां पर अलाव जलाकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। धौरो भाटा का मैदान यहां पर जन सुनवाई में होने जा रही थी इस मैदान में, लेकिन जन सुनवाई के पहले ही ग्रामीणों ने यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, रात भर की कड़ाके की ठंड के बावजूद यहां पर ग्रामीण अलाव के सहारे यहां पर जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ मेरे साथ अश्विनी मालाकार लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, रायगढ़ में जन सुनवाई के पहले ही यहां पर धरना प्रदर्शन जारी था और अभी भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले 15 घंटे से लगातार ग्रामीण यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, 15 घंटे से धौरा भाटा के मैदान है, ग्रामीण धरना दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ आज लगातार करते आ रहे। पिछले बार भी 14 अक्टूबर को जन सुनवाई हुई थी। हजारों की संख्या में ग्रामीण जो है धरना देने रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, रैली निकाली, ज्ञापन सौंपी, गांव में सभाएं की, जिसके बाद जो जन सुनवाई है उसकी तारीख है वो बढ़ा दी है। जिसके बाद फिर नई तारीख आई है 8 दिसंबर को जिंदल के कोयला खदान पे जन सुनवाई होनी है, जिसके लिए जो ग्रामीण है वो लामबंद होंगे। लगातार बैठकों के दौर के बाद ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि जहां जन सुनवाई होनी है उसी स्थान पर धरना क्यों न दें, और वही ग्रामीण डट गए हैं। जहां जन सुनवाई के लिए टेंट लगे थे उससे पहले ग्रामीणों ने टेंट लगा लिया है। और खास बात है कि ग्रामीणों के साथ जो क्षेत्रीय विधायक है विद्यावती सिदार, वो भी रात भर ग्रामीणों के साथ डटी रही। तो कहीं न कहीं अब सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण रात भर डटे थे अब दिन हो गई है, कड़कड़ाती ठंड थोड़ी दूर हो रही है। तो अब जो ग्रामीणों की संख्या है और बढ़ने वाली है। आसपास के जो 14 गांव प्रभावित है वहाँ के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और पहुंचेंगे और जो जिंदल की जन सुनवाई है उसे निरस्त कराने की मांग करेंगे, धरना जारी रखेंगे। जी अश्विनी, अब देखना रहता है कि इस मामले में जन सुनवाई कब होती, प्रशासन के ग्रामीणों की मांगे पूरी करता है और ग्रामीण कब तक अपना ये धरना प्रदर्शन जारी रखते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।